नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग प्रयास टेस्ट सीरीज को 5 सेट तक कर चुके थे। आज मैं आप लोग को छठा टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम हुआ था 17 अप्रैल को। तो आइए हम लोग आज इस छठे टेस्ट को अच्छे से, ये आखिरी टेस्ट है, कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला सवाल कह रहा है कि फ़ारेनहाइट, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। फ़ारेनहाइट पैमाने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान है। तो ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बना लीजिएगा और पता चलेगा कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। जो लोग को इस सवाल में दिक्कत हो रहा है, मैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बता देता हूँ उन लोग के लिए कि इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। देखिए, इसका फार्मूला होता है, क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे कैसे फार्मूला होता है, मैं सारा चीज़ डिटेल में बताता हूँ ताकि आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे। आप लोग को तो ये पता होगा कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉइलिंग करने लगेगा। मतलब दो बात आपको समझ में आ गया है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो लोअर टेम्परेचर है जिस पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ से पानी बॉयल करके वाष्प में बनने लगेगा। तो अब आपको इसी टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब हम लोगों के पास मिला एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, एक लो टेम्परेचर मिल गया और एक हाई टेम्परेचर मिल गया। लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात करें अगर सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो देखिए 0 डिग्री पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा पानी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा। यही है ना। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें ऐसे ही, तो आपको पता होना चाहिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर पानी को आप रखते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैंने लो टेम्परेचर लिखा है ना, इसको आप आइस टेम्परेचर भी लिखिए या फ्रीजिंग टेम्परेचर भी। और जो हाई टेम्परेचर मैं लिखा हूँ ना, वहाँ पे आप बॉइलिंग टेम्परेचर भी समझिए। क्या समझना है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी आप लोग को समझना है। तो लो टेम्परेचर आइस टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर। और वैसे ही फ़ारेनहाइट में आप लोगों को 212 डिग्री, अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से याद हो गया। ऐसे ही एक केल्विन होता है। केल्विन का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे पानी जम जाता है वो होता है 273, और हाई टेम्परेचर होगा इससे 100 ज़्यादा 373। अब देखिए लास्ट में होता है रूमर। एक रूमर वाला भी याद कर लीजिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री और हाईएस्ट टेम्परेचर 80 डिग्री। तो ये मैंने आप लोगों को याद करवाया। अभी और देखिए, अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी मैं एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, देखिए कि अब इसके बाद हम लोग फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, इसी सारे चीज़ों में हम लोग का फार्मूला छुपा हुआ है। तो देखिए मैं फार्मूला निकालने का तरीका समझाता हूँ। क्या करिएगा, क्या आप लोग को करना होगा जो समझिए। ये डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं तो आप ऐसे करिएगा, ये सी है यानी आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप सी लिखेंगे। पहले आप तरीका सीख लीजिए कि क्या करना है। सी और ऊपर और सी माइनस करिएगा जितना इसका लोअर टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। अच्छा, इज इक्वल टू ये हाई माइनस लो कर दीजिएगा टेम्परेचर, कि इतना पे देखिए बॉइलिंग हो रहा है और इतना पे देखिए फ्रीजिंग हो रहा है। मतलब इतना पे वाष्प में बदलेगा, इतना में बर्फ़ बन जाएगा। तो ये हो गया एक। ये उतना ही बराबर है जितना फ़ारेनहाइट में भी ऐसे कन्वर्ट करिए। F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ये फार्मूला लाने का टेक्निक बता रहा हूँ। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में तो करके दिखा दिया, सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 और इज इक्वल टू एफ माइनस 32 और 212 माइनस 32। ये हो गया। इसी प्रकार से आप केल्विन में भी कर सकते हैं। केल्विन में आप क्या करेंगे तो क्या होगा कि के माइनस लोअर टेम्परेचर यानी 273 और डिवाइडेड बटा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर यानी 373 और माइनस 273। कुछ इस प्रकार का आएगा। मैं इसको कैसे आएगा, आप इस पहले चार्ट को कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको दूसरे स्लाइड्स पे बताता हूँ कि आगे कैसे करना है इसको।
पहले इतना कर लीजिए, अब आगे बताता हूँ। देखिए कुल मिला के हम लोग के पास जो फॉर्मूला बन के निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से, मैंने क्या कहा याद करिएगा, आप उसका थोड़ा सा कॉपी जो किए हैं उसको देखिए। मैंने बताया कि C माइनस 0 डिग्री और 100 माइनस 0 डिग्री, यही करने के लिए मैंने बताया था कि C आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं और 0 लोअर टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा भाई, तो F माइनस 32 और डिवाइडेड बटा 212 माइनस 32 के इक्वल होगा। और ऐसे ही केल्विन की अगर बात करें तो K माइनस 273 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 373 माइनस 273। और ऐसे ही अगर रूमर निकालने बोले तो R माइनस 0 कर दीजिएगा और 80 माइनस 0 कर दीजिएगा, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर 80 था, लो टेम्परेचर 0 था। बस अब निकल गया। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए। C माइनस 0 करिएगा तो C बचेगा, 100 माइनस 0 करिएगा 100 बचेगा, इज इक्वल टू F माइनस 32 करिएगा तो ये तो F माइनस 32 ही रह जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला हो जाएगा आप लोग को 180, इसको घटाइएगा 212 माइनस 32 तो 180 आएगा। के वाला में चलिए, केल्विन वाला में तो K 273 और डिवाइडेड बटा 100 आ जाएगा। अगर हम रोमर की बात करें RY 80 आ जाएगा, क्योंकि R माइनस 0 R और 80 माइनस 0 80, ये आपको निकल गया। अब क्या करिएगा कि ये फॉर्मूला चाहे तो आप यहाँ से भी आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा करने के लिए सब में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अब हम डायरेक्ट इसका फार्मूला ही लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे, इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें मैंने बोला कि सभी में वैल्यू में 20 से मल्टीप्लाई करिएगा। जब 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आपको वैल्यू निकल के आएगा वो कुछ यूँ इस प्रकार से कि CY 100 और CY सॉरी एक सेकंड, हाँ CY 5 निकल के आएगा और F माइनस 32 निकल के आएगा और 9/9 निकल के आएगा, K माइनस 273 निकल के आएगा और बटा 5 और R/4 निकल के आएगा। देखिए ये जनरल फॉर्मूला है, आप इस पर किसी चीज़ का सवाल पूछा जाएगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। और आपको जो ऊपर से अभी 2-3 मिनट्स जो बता रहा था वो फार्मूला लाने का टेक्निक बता रहा था। तो आप लोग फार्मूला अगर भूल जाएं एग्जाम में तो फार्मूला को कैसे जनरेट करिएगा वो टेक्निक था। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म होता है। तो लोअर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री होगा और हाइयर टेम्परेचर जो होगा 100 डिग्री। तो उसी को मैंने किया था कि C माने सेल्सियस माइनस 0 डिग्री यानी लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बटा 100 माइनस 0 यानी हाई माइनस लोअर। इस तरीके से फॉर्मूला में सेट करिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें। तो फ़ारेनहाइट हम लोग को कौन है, ये वाला है, और डिग्री सेंटीग्रेड कौन है, ये वाला है। मतलब हम लोग को फॉर्मूला में केवल यही दोनों इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करना होगा। कभी कभी बोलेगा कि C को K से कन्वर्ट, मान के चलिए C दे दिया, K पूछने लगेगा, तो आप इस दोनों का इस्तेमाल करिएगा, इस दोनों का, इसको छोड़ दीजिएगा। माने एट ए टाइम एक बार में कोई दो ही चीज़ का इस्तेमाल करके फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। या तो चाहे तो रोमर और C कर दे, या तो FR कर दे, या FK कर दे, या तो FC कर दे, जैसे कि इस क्वेश्चन में FC किया है। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन को। तो मैं इस फ्रेश से इस क्वेश्चन को फार्मूला लिखता हूँ। देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। देखिए C कितना है, तो अभी अभी बताया कि C कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू पुट कर दीजिए 5 और F हम लोग को तो निकालना ही है -32 और अपॉन 9, 5/4 हो गया, कट जाएगा। तो F माइनस 32 इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ F माइनस 32 इज इक्वल टू 636। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो इसका निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है, तो ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। इस चारों ऑप्शंस की बात करें तो Zn का गलनांक सबसे कम होगा, सॉरी Zn का गलनांक सबसे अधिक होगा, और फिर टीन का, और फिर सोडियम का, और फिर ब्रोमीन का, फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि परिवर्तित होती है? तो देखिए, जब अगर ध्वनि की बात करें, ध्वनि तरंग की, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ये कौन सा वेव होता है ध्वनि तरंग? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। और अगर बात करें कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि परिवर्तित होती है, ये नहीं कह रहा है कि अपरिवर्तित रहती है। तो जो परिवर्तित होगा वो तरंगदैर्ध्य और वेग परिवर्तित होगा। और साउंड वेव कैसा तरंग है? तो या तो मैकेनिकल वेव भी आंसर ऑप्शंस में रहेगा तो बना दीजिएगा, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों ही हैं। और ये परिवर्तित क्या करेगा? तरंगदैर्ध्य और वेग। बाकी आवृत्ति और आयाम परिवर्तित नहीं करेगा। और ये तरंगदैर्ध्य को आप लेमडा से बोल सकते हैं और वेग को, वेलोसिटी को भी से। ये दोनों अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वेलोसिटी बढ़ाइएगा तो तरंगदैर्ध्य भी बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल, वायु में नमी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है, तो वो है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। फाइडोमीटर से क्या करते हैं? पानी की गहराई मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? तो उत्प्लावन की अवधारणा के आधार पर तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। सीधा सीधी पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को किससे मापते हैं? वो हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर के बारे में आप लोग को पता ही होगा, दूध की शुद्धता मापते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में किस प्रकार जोड़कर परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया जाता है समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध। समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को एक ए मीटर में किस प्रकार जोड़कर परिवर्तित किया जा सकता है? समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? तो देखिए 7 से अधिक किसका होता है? साबुन। ये एप्पल साइडर जो है, जिसको आप थोड़ी देर के लिए सिरका भी समझ सकते हैं, और सिरका जानते हैं एसिडिक होता है, और एसिडिक का वैल्यू 7, pH का वैल्यू 7 से कम होता है। इसका आंसर साबुन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है CaSO4 और 2H2O को। CaSO4 और 2H2O को। देखिए इसी जिप्सम को अगर आप गर्म कर दीजिएगा ना अच्छे से, तो वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन द्विबंध से जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो एल्कीन कहलाते हैं। देखिए जब कार्बन सिंगल बॉन्ड में रहे तो वो कहलाएगा एल्केन। जब कार्बन क्या रहे? सिंगल बॉन्ड में, तो क्या कहलाएगा? एल्केन। और जब डबल बॉन्ड रहे तो कहलाएगा एल्कीन। जब क्या रहे? डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या कहलाएगा? एल्काइन। नेक्स्ट सवाल, स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण का आप 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। वाहनों में जो रेयर व्यू होता है ना, रेयर व्यू माने मिरर, रेयर व्यू मिरर, उसके रूप में भी उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों में जो रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो भी उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। और विजिलियंस मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। अब इस 3 सवाल पूछे जाएंगे उपयोग से, उत्तल दर्पण के उपयोग से 3 सवाल। एक स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण, एक पूछा जाएगा वाहनों में जो रियर व्यू मिरर का रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी उत्तल दर्पण, फिर विजिलियंस मिरर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग से देखिए 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो अवतल दर्पण बताइएगा। सर्च लाइट में पूछा जाए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण, चिकित्सा में भी। अगर सेविंग मिरर, जो सैलून में जो नाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं सेविंग मिरर, उसमें भी अवतल दर्पण। सैटेलाइट जो डिश होता है उसमें भी अवतल दर्पण। टॉर्च और हेडलाइट में होता है उस सब में अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर,
10 नंबर कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से किसके लिए सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही आसान है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव, यानी ये जब खोज किए थे E=mc², एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 50 मीटर पर सेकंड के त्वरण से क्रैश हो जाता है तो बल की मात्रा क्या होती है। दोस्तों बल का परिभाषा फॉर्मूला होता है F=ma, और m जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg और a दिया हुआ है 50, तो हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि m है kg में, तो kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट का मतलब दोस्तों नोबल गैस होता है। और हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से नोबल गैस है, तो देखिए मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, आपको नोबल गैस पूरा याद करवा देता हूँ, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इतने सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस हैं, माने उत्कृष्ट गैस हैं। कौन से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसको ट्रिक से याद करिए, हेन्ने आबा कहाँ जा तारा, हेन्ने आबा कहाँ जा तारा, इस तरीके से आप याद कर लीजिए और याद हो जाएगा, तो ये पता चलेगा उत्कृष्ट गैस हैं हीलियम, जिनॉन, और ये दोनों हैं, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है नोबेल गैस। पटाखों में पीले रंग के लिए कौन सा प्रयुक्त तत्व है, तो कौन सा प्रयुक्त तत्व होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होने जा रहा है सोडियम का इस्तेमाल करिएगा, तो सोडियम का इस्तेमाल अगर पटाखों में करेंगे तो पीला रंग आएगा। अब देखिए, अगर आप एस्टोंसियम का इस्तेमाल करते हैं, एस्टोंसियम, तो आपको लाल रंग मिलेगा। कौन सा रंग, लाल रंग, एस्टोंसियम का इस्तेमाल करने पर। और कुछ और बता देता हूँ जिसको आप याद रखेंगे। कैल्शियम मिलाइएगा, कैल्शियम तो नारंगी आएगा, कैल्शियम मिलाने से नारंगी, सोडियम मिलाने से, सोडियम को मिलाइएगा तो अभी बता ही दिया पीला आएगा। अगर बेरियम मिलाइएगा तो बेरियम मिलाने से हरा आएगा, बेरियम मिलाने से क्या होगा, हरा। और अगर कॉपर मिलाते हैं यानी तांबा, तो वो आएगा नीला, कॉपर मिलाने से नीला आएगा, नीला। और अगर एक सेकंड थोड़ा बता, हाँ, कॉपर मिलाने से नीला, और अगर कॉपर और एस्टोंसियम मिला के मिलाइएगा तो बैंगनी मिलेगा। कॉपर और एस्टोंसियम का संयोजन से बैंगनी मिलेगा। और उजला मिलता है एल्युमिनियम और टिटेनियम जैसी धातुओं को जलाने से। अगर एल्युमिनियम और टिटेनियम को जलाइएगा तो आपको उजला मिलेगा, ठीक है। ये सब आप नोट करके याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है। देखिए थर्मोप्लास्टिक, सबसे पहले आपको थर्मोप्लास्टिक जानना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक होता है क्या है। इसको ना आप गर्म करने पर यह पिघल जाता है और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। क्या होता है, गर्म करने पर पिघल जाएगा और ठंडा करने पे कठोर हो जाता है। देखिए नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबर है जो क्लोरीन के पॉलीमेराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। क्लोरोप्रीन के पॉलीमेराइजेशन द्वारा निर्मित होता है नियोप्रीन, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। बाकी टेफ्लॉन, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन और टेफ्लॉन, ये तीनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, इसे कितना भी ठंडा करें या गर्म किया जा सकता है। और थर्मोप्लास्टिक को कितना भी पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है, इसे कितना भी बार भी ठंडा या गर्म किया जा सकता है। समझ गए। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यह गर्म करने पर यह पिघल जाता है और ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। 15 नंबर, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन और जलवाष्प, यानी ऑप्शन ई। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड कभी भी
ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, जल वाष्प है, इसके अलावा CH4 भी हो, CH4 तो हो ही गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CFC है, कालिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ओजोन भी है। ओजोन, निम्न में से कौन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 के। जो पीरियड 1 होता है ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियड 2, तो ये पीरियड 2 के एलिमेंट हैं। और पीरियड 2 में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है। तो देखिएगा ये जो सरियाया गया है, कार्बन पहले नंबर पे आएगा और उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर है, उसके बाद ऑक्सीजन के, उसके बाद फ्लोरीन का नंबर है। तो जो फ्लोरीन इसमें होगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। द्विअवंध वाले सहसंयोजक यौगिक में शामिल होते हैं, तो वो क्या शामिल होते हैं? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड हुआ ना, सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 तरह के बॉन्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। एक, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ और फिर आपको समझा देते हैं 18 नंबर का। देखिए एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा पढ़ने को, एक डबल बॉन्ड मिलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिर्फ उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए सिग्मा बॉन्ड सब जगह होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, इसमें एक सिग्मा तो हर जगह होगा, एक सिग्मा तो हर जगह होगा, इसका एक ही सिग्मा होगा ही, इसको रट लीजिए कि सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब जगह एक एक सिग्मा होगा, एक से ज़्यादा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड था, एक सिग्मा, खत्म करिए, अब उसका कोई कहानी है ही नहीं। सेकंड इसमें आ जाइए डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा तो हो गया, अभी भी एक बॉन्ड बच रहा है, तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या हो गया? एक सिग्मा और एक पाई। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो हमने बता दिया ना कि सिग्मा हो गया, बच गया 2, ये दोनों का दोनों इसमें पाई ही होगा। तो अगर पूछे कि सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, तो एक सिग्मा कोई भी पाई नहीं। डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा दो दो पाई होगा भाई साहब। तो देखिए द्विबंध पूछ रहा है, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। आंसर निकल गया आपको। अब ये सवाल अब नहीं भूलिएगा। हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में शुरू होता है? तो वो शुरू होता है आमाशय में। क्या होता है? आमाशय में। देखिए प्रोटीन को पचने के लिए ना, पचने के लिए एंजाइम पेप्सिन की ज़रूरत होता है। एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि आमाशय में HCl और पेप्सिन निकलता है। कहाँ? पेप्सिन, HCl और पेप्सिन निकलता है, यही दोनों मिला के ना प्रोटीन को क्या करता है? पचा लेता है। 20 नंबर कह रहा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरी, क्योंकि चावल पॉलिश करेंगे तो उसमें B1 विटामिन जो B1 है उसकी कमी हो जाएगा, तो बेरी होगा। गोइटर को जो देख रहे हैं यही है गलगंड, जिसको घेघा का रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। स्कर्वी जानते हैं विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक हैं? देखिए एक है सूक्ष्म पोषक तत्व, एक होता है मतलब लघु, एक सूक्ष्म हो ही गया। देखिए सूक्ष्म को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो बड़ा वाला होता है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आज हम इस दोनों को ही याद करवा देते हैं ताकि अब आप लोगों को कभी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं, बहुत ही टफ नहीं होते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए एक ट्रिक याद करिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को माइक्रो के लिए बताने जा रहा हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और पूछा क्या गया हम लोग को? वही सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए, माइक्रो के लिए। तो जब भी माइक्रो के लिए पूछा जाए ना, माइक्रो के लिए जो इस सवाल का डिमांड है, उसको आप ऐसे याद कर बोलिएगा। पहले मेरे साथ एक शब्द बोलिए, एक लाइन बोलिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। बोलिए, मन को जीत कल मत बोल फेनी। फिर से बोलिए, मन को जीत कल मत बोल फेनी। फिर से बोलिए, मन को जीत
कल मत बोल फेनी। अब मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, देखिए क्या मैंने बोला, मन को जीत, तो मन MN, मन क्या हो गया MN, मन को हो गया CO, मन को जीत क्या हो गया ZN, फिर मन को जीत कल मत बोल फेनी, कल का क्या हो गया CL, कल मत बोल का क्या हो गया MO, और बोल का क्या हो गया BR, और फेनी फे, और देखिए नी। ट्रिक बन गया, क्या हो गया, मन को जीत कल मत बोल फेनी। मतलब स्टूडेंट्स लोग आजकल देखते हैं, बोलते हैं कल से पढ़ेंगे कल से, तो यही मन को जीतिए, कल मत बोल कि कल फिर से करेंगे, नहीं, मन को जीत मन को जीत कल मत बोल फेनी। एमएन मन का मतलब हो गया मैग्नीज, CO कोबाल्ट, ZN जिंक, CL क्लोरीन, MO मोलिब्डेनम, BR ब्रोमीन, FE आयरन जिसको फेरस कहते हैं, NI निकेल, आयरन निकेल, ब्रोमीन आयरन निकेल, मैग्नीज कोबाल्ट जिंक क्लोरीन मोलिब्डेनम ब्रोमीन आयरन निकेल, ये सारे के सारे क्या हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखिए जिंक ऑप्शन में, देखिए कि इसका ऑप्शन में जिंक, क्या जिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये हो गया। क्या बोरॉन दिखाई दे रहा है पूरे इस चीज़ में, बिल्कुल नहीं, यानी बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सल्फर क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी सल्फर क्या है, नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब लास्ट में बच गया मैग्नीशियम, क्या ये मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यानी क्या हुआ, यानी ये सल्फर भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना तो मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ना बोरॉन है, ना ही सल्फर है। लेकिन जिंक देखिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो आंसर हो गया ख़त्म। अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछे तो जिंक है इस ऑप्शंस के हिसाब से। लेकिन आप ये पूरा ट्रिक्स याद रख लीजिए, मन को जीत कल मत बोल फेनी, मन मैग्नीज मैन को जीत, को बोले तो कोबाल्ट, जिंक ZN कल, CL मोलिब्डेनम, मत MO मत, बोल BR बोल, फेनी आयरन और निकेल। तो माइक्रो आपको याद करा दिया, ऐसे ही आपको मैक्रो भी पूछा जाएगा तो पता चलेगा। देखिएगा सल्फर बोरॉन मैग्नीशियम ये मैक्रो से आएंगे, देखिए कैसे। तो हम अभी जो याद कराने जा रहे हैं वो कौन सा टेक्निक है या ट्रिक है, मैक्रो। देखिए मेरे साथ बोलिए, चॉपकिंस, क्या बोलना है आपको मेरे साथ, चॉपकिंस और कैल्शियम मैग्नीशियम, एक शब्द में बोलिए, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। लिखता हूँ अब, चॉपकिंस, मैंने क्या बोला, चॉपकिंस, किंस किंस, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड, सॉरी, हाँ फिर से देखिए, मैक्रो के लिए चॉपकिंस किंस कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ट्रिक है। तो चॉपकिंस, C बोले तो कार्बन, H बोले तो हाइड्रोजन, O बोले तो ऑक्सीजन, P बोले तो फास्फोरस, K बोले तो पोटेशियम, I बोले तो आयोडीन, N बोले तो नाइट्रोजन, S बोले तो सल्फर, Ca बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम है तो मैक्रो हो गया, बोरॉन है इसमें नहीं है तो बोरॉन कुछ भी नहीं है, सल्फर है तो हाँ है, तो सल्फर क्या हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको याद रह जाएगा ना, अब रह जाना चाहिए आपको याद। चलिए किस विटामिन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे विटामिन बी के रूप में भी जाना जाता है। तो विटामिन B1 के रूप में किसे जाना जाता है, ये तो बहुत ही आसान है, और नहीं अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग को याद करना होगा। ये नियासिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन B1 को किस रूप में जाना जाता है, सॉरी नियासिन नहीं, विटामिन B1 को थायमिन के रूप में जाना जाता है, और राइबोफ्लोविन को B2 जाना जाता है, रेटिनॉल को जानते होंगे A। दर्द से राहत के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक दवा है। दर्द निवारक दवा कौन है, तो एनाल्जेसिक। इसमें दो तरीके के टैबलेट आएंगे, एक मॉर्फिन आता है, एक एस्प्रिन आता है, एस्प्रिन और मॉर्फिन। और एंटीबायोटिक देखिए क्या होता है कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण में मदद करती है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जब बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद करता है।
ये एंटीबायोटिक हो गया। एंटीसेप्टिक देखिए क्या होता है, यह रोगाणुरोधी पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि ऊतक पर लगने वाले संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे अल्कोहल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर कोई पूछे एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल बताइए तो बताइएगा अल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी प्रकार से देखिए क्या होता है, एंटासिड होता है। एंटासिड क्या होता है दोस्तों कि जो अपचयन और हृदय की धड़कन को दूर करने के लिए हमारे पेट के एसिड को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे पेट के एसिड को निष्क्रिय करने के लिए एंटासिड ही दिया जाता है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जन्म हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑक्सीटोसिन को। जन्म हार्मोन के लिए किसे जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को। और कैल्सीटोनिन, इसमें देखिए कैल्सीटोनिन है, यह हार्मोन ही होता है जो थायराइड ग्रंथि से बनता है। और वैसोप्रिन, ये वैसोप्रिन होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। निम्न में से कौन शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिका की सही व्याख्या करता है? तो वो करता है सेंट्रोसोम की उपस्थिति। देखिए पशु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है बल्कि एब्सेंट होता है। अगर एब्सेंट होता है ना यहाँ पे मैंने अनुपस्थित, तो पशु कोशिका का सही व्याख्या करता। प्लास्टिक की उपस्थिति नहीं होता है, यहाँ भी एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम की उपस्थिति होता है। और रिक्तिका कह रहा है कि अनुपस्थिति होता है, नहीं, ये स्मॉलर साइज में होता है। रिक्तिका अनुपस्थित तो नहीं होता है लेकिन स्मॉलर साइज होता है इसका। नाइट्रोजन चक्र में एक प्रक्रिया जिसमें अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में परिवर्तित होना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन चक्र में एक प्रक्रिया जिसमें अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में परिवर्तित होना क्या कहलाती है? तो नाइट्रिफिकेशन। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिनियस हैं। कौन है? लिनियस। सिस्टमा नेचुरी के पुस्तक के लेखक लिनियस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किस पदार्थ का होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। आप सोच रहे हो कि अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक का सबसे पहले इंग्लिश होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह संख्या बताती है, नंबर बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग, अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश यानी लाइट। उसकी चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक ना। उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स कहेंगे। और ये होता है हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। राइजोफेरा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो वो है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। देखिए परजीवी जड़ जो देख रहे हैं, परजीवी जड़, यह होता है पोषण को अवशोषित करने के लिए मेजबान ऊतकों में प्रवेश करती है, जैसे कुसकुट्टा या अमरवेल। कुसकुट्टा या अमरवेल, कुसकुट्टा या अमरवेल परजीवी जड़ के उदाहरण हैं। और न्यूमेटोफोर, ये देखिए ये खारे दलदल उगने वाले पौधों में पाए जाते हैं और श्वसन की मदद करते हैं, जैसे राइजोफोरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, स्टेम क्या है? तो स्टेम यह बीज के प्लाम्यूल से विकसित होता है। आम तौर पर यह शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है और सूर्य के प्रकाश की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बढ़ता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स में विभक्त होते हैं, ठीक ना। और अधिपादप जड़ें, ये क्या होता है? देखिए इसको एपीफाइटिक कहते हैं अंग्रेजी में एपीफाइटिक। ये जड़ें कुछ आर्किड में विकसित होती है। वे हवा में स्वतंत्र रूप से लटकते हैं और बेलामेन ऊतक नामक विशेष ऊतक की सहायता से नमी को अवशोषित करते हैं। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत से बांग्लादेश को अंतर्वेश
यानी एनक्लेव स्थानांतरित कर दिया, तब वो कर दिया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आया था 2015 में। 100वां से हम लोग बांग्लादेश को बांग्लादेश के इनक्लेव को स्थानांतरित कर दिए। 101 संविधान संशोधन है जीएसटी को लेकर 101। 102 संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जे के लिए। 102 संविधान संशोधन किसके लिए है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए। 103वां संविधान संशोधन किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32 नंबर। हस्तलिखित भारतीय संविधान प्रकाशित कहाँ हुआ था? तब वो हुआ था देहरादून में। हस्तलिखित भारतीय संविधान प्रकाशित कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। देखिए, ये जो भारतीय संविधान है वो लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण ने, और कैलियोग्राफी फॉन्ट में लिखा था। कौन सा? कैलीग्राफी फॉन्ट में लिखा था। कैलीग्राफी फॉन्ट में लिखा था। कैलीग्राफी फॉन्ट में कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण द्वारा। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम 2016 कितने उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों में रोजगार पर रोक लगाता है? 14 वर्ष। किसने कहा था भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तब वो कहा था आइवर जोनिस। किसने कहा था भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है? आइवर जोनिस। शराब के सेवन का निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 47। शराब के सेवन का निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 47। 1999 में नियुक्त बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से है। आप लोग को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन जब 1976 हो रहा था, उसमें भाग 4 और के ए आर्टिकल, भाग 4 का ए आर्टिकल और भाग 4 का ए और आर्टिकल संख्या 51 का ए में जोड़ा गया था, और ये जिसमें 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। तब वो जो सिफारिश किए थे सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश किए थे, सरदार स्वर्ण सिंह। लेकिन ये बर्मा समिति है, इनका भी संबंध मौलिक कर्तव्य से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का संघीय विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों? तो जो एकल संविधान देख रहे हैं, ये भारत का संघीय विशेषता नहीं है, बल्कि एकात्मक विशेषता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एकात्मक विशेषता क्या है हमारे संविधान का। तो अभी तो बताया, एकल संविधान, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा, ये तीनों ही एकात्मक विशेषता है। अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता और एकल संविधान, ये तीनों क्या है? एकात्मक विशेषता है। तो संघीय विशेषता देख लीजिए क्या है संविधान का संघीय विशेषता। तो वो है लिखित संविधान, द्विसदनीयता, शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान, द्विसदनीयता, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। अखिल भारतीय सेवा आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो राजमन्नार आयोग के द्वारा। दल बदल के संदर्भ में किसी भी राजनीतिक दल के विलय और विभाजन का निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो वो है स्पीकर के पास है। दल बदल आपको पता होगा 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1985 के तहत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच के लिए 1957 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। 1 जनवरी को ये समिति गठित किया गया था और इसने 24 नवंबर 1957 को ही इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो 1 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज के जांच के लिए, और 24 नवंबर को इन्होंने सबमिट कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मौजूद एक मध्यपाषाण स्थल है? तो वो कौन है मध्यपाषाण में? तो बागोर। महदहा कहाँ है? यूपी में। और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लंघनाज गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में नवपाषाण स्थल है? तो नवपाषाण अगर बिहार में स्थल पूछा जाए तो बताइएगा चिरांद, सेनुअर,
चिरांद, सेनुअर, चेचर, जो कि चेचर, चिरांद, सेनुअर, चेचर, मनेर भी याद रखिएगा, और ताराडीह और कुतुबपुर याद रखिएगा। ताराडीह और कुतुबपुर ये सब नवपाषाण स्थल हैं। अगर मध्यपाषाण पूछे तो मुंगेर बताइएगा, म से मध्य और मा से मुंगेर। अगर कोई पूछे ताम्रपाषाण तो चिरांद बताइए, सोनपुर बताइए, चिरांद बताना है, सोनपुर बताना है, मनेर बताना है, और चेचर बताना है, और ओरियम बताना है। और ओरियम कहाँ है तो भागलपुर में है। सिंधु घाटी स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है तो वो है रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा में है बनवाली। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। कौन? ताम्रलिप्ति। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ, 300 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम उसके शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। और उस समय दो भाग में जैन धर्म बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये प्रथम जैन संगीति में। और दूसरा जैन संगीति बल्लाभी गुजरात में हुआ था। अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पे धम घोष की घोषणा की गई है? अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है चौथा में। किसमें? चौथा में। देखिए, पहला में किया गया है पशु बलि निषेध, पहला में क्या किया गया है? पशु बलि निषेध। और दूसरा में किया गया है औषधीय जड़ी बूटी के बारे में, और तीसरा निरीक्षण निर्देश के बारे में, तीसरा निरीक्षण निर्देश के बारे में। सीमू किस वंश का संस्थापक था? तो वो था शातवाहन। सीमू किस वंश का संस्थापक था? शातवाहन। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिरदौसी को। पूर्व का होमर फिरदौसी को। दीवान ए उन जरत निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो वित्त विभाग से। दीवान ए उन जरत किससे संबंधित था? तो वित्त विभाग से। देखिए, सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने अर्ज, तो बैलबन ने क्या किया? किसी दीवाने अर्ज को यानी सैन्य विभाग से वित्त विभाग को अलग कर दिया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। आगरा में सिकंदरा बोल के एक जगह है जो कि आगरा के पास में ही है। तो वह उसका निर्माण जो कंप्लीट रूप से करवाया जहांगीर ने। और फतेहपुर सीकरी जो देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ याद रखिए, एक जामा मस्जिद और एक पंचमहल, जो कि अकबर ने निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा आगरा के नज़दीक है वहाँ। आलमगीर नामा के लेखक कौन हैं? तो आलमगीर के लेखक कौन हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। देखिए, ईश्वर दास नागर देख रहे हैं, ये क्या है? फतूहत ए आलमगीरी के रचनाकार हैं। ईश्वर दास नागर हैं फतूहत ए आलमगीरी। और नीमत खान अली बकाई ए हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया था? तो गुरु हरराय को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया था? तो गुरु हरराय ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? दफन है तो नालंदा में दफन है। कहाँ दफन है दोस्तों? नालंदा में। निम्नलिखित में से किसने 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिश की? तो सार्जेंट योजना। निम्नलिखित में से किसने 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिश की? तो सार्जेंट योजना। 1859 के श्वेत विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1859 के श्वेत विद्रोह के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जर्नल द बंगाली के संपादक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जनरल द बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंग्लिश जनरल लीडर किससे संबंधित है? तो मदन मोहन मालवीय से। लीडर किससे संबंधित है? मदन मोहन मालवीय से। निम्न में से एका आंदोलन किससे जुड़ा है? तो मदारी पारसी से। एका आंदोलन मदारी पारसी से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में देख लीजिए, लीडर के बारे में नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं द बंगाली के बारे में, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा।
इसका स्थापना जो है 1862 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष द्वारा हुआ था। किसके द्वारा स्थापना हुआ था? गिरीश चंद्र घोष से। लेकिन ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी देख रहे हैं, जो आंसर है इसका, वो इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और गिरीश चंद्र घोष द बंगाली के स्थापना करता है। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? एक आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो मदारी पारसी। निम्नलिखित में से किसने पहले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द गढ़ा था? तब वो गढ़ा था रहमत अली ने। किसने सबसे पहले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द गढ़ा था? रहमत अली ने। 1946 का रॉयल नेवी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो HMIS तलवार से। ये घटना हुई थी 18 फरवरी 1946 को। कि इसका कारण क्या था? तो कारण बहुत ही ज़बरदस्त था। बस सब जगह वही कारण होता है, भोजन की खराब गुणवत्ता और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव का विरोध किया था। बॉम्बे में ये घटना हुआ था। HMIS तलवार में ये घटना हुआ था, नौसेना विद्रोह। 1944 में मणिपुर में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार INA ध्वज किसने फहराया? कर्नल मलिक ने। कौन? कर्नल मलिक ने। पाकिस्तान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1943 को। पाकिस्तान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों संपन्न हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कब हुआ था? ये अधिवेशन 1912 और RN मधुलकर ने किया था। 27वां सत्र हुआ था। इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर और ये 27वां अधिवेशन था। और 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में। दूसरा अधिवेशन 1922 में, यानी दूसरी बार अधिवेशन बिहार में 1922 में गया हुआ था, जिसके अध्यक्ष किए थे CR दास। खून विद्रोह की शुरुआत 1837 में वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में हुई थी। यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में। खून विद्रोह की शुरुआत 1837 में वर्तमान में उड़ीसा के क्षेत्र में हुई थी। यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चक्र बिश्नोई। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में कब की गई थी? तो वो की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। सदाकत आश्रम पटना में कब की गई थी स्थापना? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये किसने किया था? तो मौलाना मजरूल हक ने किया था। अच्छा, ये सदाकत का मतलब समझते हैं? ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सत्य और आश्रम। नेक्स्ट, देसाई लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना था? तो वो था 20%। ये देसाई लियाकत कौन थे? देसाई थे भोला भाई देसाई, जो कि कांग्रेस के नेता थे, और लियाकत थे लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों के आरक्षित सीटों को लेकर, जिसमें 20% तय किया गया था। 68 का देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बॉम्बे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बॉम्बे में। मधुबनी जिले के किसानों ने जून 1919 में किसके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था? तो विद्यानंद। मधुबनी जिले के किसानों ने जून 1919 में किसके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया? विद्यानंद। निम्न में से किसने 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में विरोध का नेतृत्व किया? सरस्वती देवी। निम्न में से किसने 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में विरोध का नेतृत्व किया? सरस्वती देवी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। इनके साथ अलेक्जेंडर रीड भी शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले और भारत और में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दिया? तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दिया? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा पहले हड़पा गया?
तो वो हड़पा गया सतारा 1848 में। सतारा को कब हड़पा गया? 1848 में। और उसके बाद जैतपुर को और 1849 में। और इसी वर्ष बाघाट को जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। और इसके बाद बाघाट को 1850 में। बाघाट को 1850 बाघाट को 1850। और उदयपुर को हड़पा गया 1852 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853। नागपुर को 1854। उदयपुर 1852, 1853 झांसी और 1854 नागपुर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। महिला सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी रामाबाई रनाडे ने। महिला सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो रामाबाई रनाडे। कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो मधुबनी जिले से। कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? मधुबनी जिले से। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गंडक। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी के ऊपर बनाया गया? गंडक। बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो वो है किशनगंज। बिहार में का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला है किशनगंज। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गया में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार में बॉक्साइट भंडार वाला क्षेत्र कौन है? तो वो है मुंगेर। बिहार में बॉक्साइट भंडार वाला क्षेत्र कौन है? मुंगेर। और इसके साथ साथ खड़गपुर में भी बॉक्साइट भंडार मिलता है। भागलपुर से चीनी मिट्टी की वस्तुएं मिलता है, ठीक है। जमुई से क्वार्टजाइट और बॉक्साइट मिलता है। क्वार्टजाइट और बॉक्साइट से मुंगेर, जमुई और रोहतास। मुंगेर, जमुई और रोहतास ये सारे बॉक्साइट मिलते हैं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम का उत्पादन का केंद्र है? तो ये है भागलपुर। कौन है रेशम उत्पादन केंद्र? भागलपुर। कोणार, जमुनिया और बड़ाकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है दामोदर। कोणार, जमुनिया और बड़ाकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्व जुताई मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? काली मिट्टी को स्व जुताई के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ है परमाणु ऊर्जा प्लांट और दूसरा तरफ है राज्य। तो देखिए, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में। कुंडलकुलम तमिलनाडु में। केरल गलत है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक कल्पक्कम याद रख लीजिए तमिलनाडु में। कल्पक्कम तमिलनाडु में 2 याद रखिए, कुंडलकुलम, एक कल्पक्कम। और महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा। 16वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है? देखिए, इसमें जब हम क्वेश्चन एग्जाम दे रहे थे हमको बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, तो हमने ऐसे सेट किया था कि देखिए, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, सॉरी ये अर्थ है, अर्थ का ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और हम लोग कहीं यहाँ पे इंडिया हैं। और नीचे में ये सबसे, अगर नीचे पूछा जाए तो 6 डिग्री हमको पता है कि सबसे मुख्य भूमि 8 डिग्री से इंडिया का सौथम पोस्ट है, सदर मोस्ट पॉइंट है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर अंडमान निकोबार को अगर माना जाए निचतम बिंदु तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर में 37 डिग्री ख़त्म होता है। ये तो मुझे समझ में आ गया कि इतना दूर तक हमको ये 16 डिग्री समानांतर मिलना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। इंडिया के रिलेटेड कुछ भी है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। और इसी के रेंज में यूएसए कनाडा भी नहीं होना है, क्योंकि यूएसए कनाडा में 16वां हो नहीं सकता, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। वो जब भी होगा 30 डिग्री के ऊपर में ही होगा, तो ये नहीं होगा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पे हम पढ़े थे, ये भी उत्तर भारत के ऊपर में ही है, जो कि मतलब 37 डिग्री के ऊपर में ही होने हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये भी नहीं था। अब बच गया है जर्मनी और पोलैंड, तो ये भी देखिए इसी के आसपास में होगा। मतलब 16 डिग्री समानांतर तो जर्मनी पोलैंड नहीं होने जा रहा है। तो बच किया गया था यूरोप, अफ्रीका का एक देश, जो कि 16 डिग्री में नामीबिया और अंगोला मिलेगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाएगा? तब वो कहा जाएगा, ये बहुत ही आसान सवाल है, कहा जाएगा कंपास। क्या कहा जाएगा? कंपास। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील है? तो टिटिकाका झील।
कौन सा झील? टिटिकाका झील। सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। निम्न में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो वोल्गा। लुजोन जल डमरू किसको अलग करती है? लुजोन जल डमरू किसको अलग करती है? तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। लुजोन जल डमरू फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। देखिए ये चक्रवात, आपको पहले चक्रवात के बारे में जान लीजिए। यह उत्तरी गोलार्ध में एक निम्न दाब केंद्र के चारों ओर वामावर्त माने लेफ्ट एंटी क्लॉक घूमने वाले हवाओं का एक प्रणाली है, जिसको चक्रवात को हिंद महासागर में कहा जाता था और दक्षिण चीन सागर में टाइफून कहा जाता है, और अटलांटिक नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई के पास में बिलीविली, और उत्तरी प्रशांत महासागर या अमेरिका में के तट पे टोर्नाडो कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत को केमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है? तो समताप मंडल और मेसोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। मेसोस्फेयर और समताप मंडल को केमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। माउंटेन पोपा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। माउंटेन पोपा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। बहुत सारे देश से होकर गुजरती है। आप इसको एक बार ना चेक नहीं करेंगे, चेक तो क्या करिएगा, इसमें आपको रटना होगा, बिना रटे इसका आंसर नहीं दे सकते, उसका ट्रिक्स हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तब वो है शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? शिवहर। अगर कोई पूछे कि उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन होगा, तो आप बताइएगा पटना। 97। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है? तो वो बन गया है सहरसा। पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है सहरसा। 2022-23 का जो बजट है उसमें कितने औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं? तो 7 हैं। बिहार बजट 2022-23 में कितने औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं? तो 7 है। अब नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष क्या है? तो बहुत ही आसान है, 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो वो है 7वें पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2016 में। भारत में बाजार स्थिरीकरण स्कीम कब से लागू की गई है? तो 2004 से। भारत में बाजार स्थिरीकरण स्कीम कब से लागू की गई है? तो 2004 से। बिहार के किस नगर में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी? तो आरा में। बिहार के किस नगर में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना हुई? तो आरा में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो जनसंख्या घनत्व अधिकतम पटना का है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद, समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित का निर्यात कितना रहा है? समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित का कितना निर्यात रहा है दोस्तों? तो $50 बिलियन से अधिक। $50 बिलियन से अधिक। भारत में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद, समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित का निर्यात कितना रहा है? $50 बिलियन से अधिक। केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस विभाग का अधिकतम आवंटन प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है रक्षा मंत्रालय। किसको हुआ है? रक्षा मंत्रालय। माई गोव मेरी सरकार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। माई गोव मेरी सरकार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। आर्थिक विकास को आमतौर पर जोड़ा जाता है, तो वो जाता है मुद्रास्फीति से यानी इन्फ्लेशन से। आर्थिक विकास को आमतौर पर जोड़ा जाता है मुद्रास्फीति से।
तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किस शहर से है? तो वो है मधुबनी से। तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किस शहर से है? मधुबनी शहर से। बिहार में एकमात्र जीनोम अनुक्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो है पटना। बिहार में एकमात्र जीनोम अनुक्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पटना। बिहार में द्वितीय पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है भागलपुर में। बिहार में द्वितीय पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भागलपुर में। हाल ही में फिलो ऐप शुरू किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षा से। फिलो ऐप शिक्षा से संबंधित है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025। बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 तक। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है, जिसकी लागत कितना है? तो 4900 करोड़ रुपया। कितना लागत है? 4900 करोड़ रुपया कोसी मेची लिंक योजना में। हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान पर है? तो वो है मधुबनी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान पर है? मधुबनी। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मोतिहारी। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो मोतिहारी। कोरोना महामारी आयाम और परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुमार चंद्र दीप। कोरोना महामारी आयाम और परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुमार चंद्र दीप। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में बिहार का स्कोर कितना था? तो 32.06 था। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान की स्कोर कितना था? 32.06। हाल ही में खबरों में रहा सुखेत मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मधुबनी से है। हाल ही में खबरों में रहा सुखेत मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? मधुबनी जिले से है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस जिला को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पूर्वी चंपारण और गया को। जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस जिला को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गया और पूर्वी चंपारण। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में DRDO ने SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर में। हाल ही में DRDO ने SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर में। छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में। चेन्नई में भारत मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है जितेंद्र सिंह द्वारा। चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जितेंद्र सिंह द्वारा। किस दिन को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सीट मैक्स 2021 भारत और किन दो देशों के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास है? तो सिंगापुर और थाईलैंड। सीट मैक्स 2021 भारत और किन दो देशों के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सिंगापुर और थाईलैंड। 21वां हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी ढाका, बांग्लादेश में। 21वीं हिंद महासागर रीम्स एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद ढाका, बांग्लादेश। आभासी
It's 8:44 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. आभासी रूप में आयोजित पहला लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यूएसए के द्वारा। आभासी रूप में आयोजित पहला लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी कहाँ बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है अल सल्वाडोर। दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी कहाँ बनने जा रहा है? अल सल्वाडोर। वन ग्लोबल वियतनाम समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में। वन ग्लोबल वियतनाम समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 किनको? तो रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को। भद्राचलम को आईआरसीटी के तीर्थ विशेष ट्रेन के रामायण सर्किट में गंतव्यों में से एक रूप में शामिल किया गया। वह स्थित है तेलंगाना में। भद्राचलम कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। विक्टर ओर्बन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी के। कहाँ के? हंगरी के। विक्टर ओर्बन हाल ही में हंगरी के। उपन्यास द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डेमन गलगुट को। द प्रोमिस के लिए बुकर पुरस्कार किसे? डेमन गलगुट को। तो इस तरीके से आप दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हुआ। यहाँ से सारे मैथ और रीजनिंग की प्रॉब्लम है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप बना लेंगे। बनाकर इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। दोस्तों अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों आप लोग को करंट अफेयर्स का मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी वक्त नहीं मिल रहा है। अब आपको एक वीडियो आज के बाद से और आएंगे जो कि बिहार करंट अफेयर्स के वीडियो होंगे, जो एडिटोरिया के बुक का होगा, जो लॉन्च हो गया बिहार करंट अफेयर का। तब तक आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। वो वीडियो का वेट करिए, फिर आप लोग को मेंस के टाइम पे मिलेंगे। तो बहुत ही जल्द आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि आप लोग के होने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।